करते हैं फटाफट से। और आज आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और ये टॉपिक जो है बिल्कुल रामबाण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और आज का टॉपिक क्या है, सभी को मालूम है ना, भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले भी हमने काफी सारी मैराथन पढ़ाई हुई है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी लगातार कंटिन्यू पढ़ाए हैं, वैसे ही इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी है कि नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए रेडी है, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें जल्दी से। हाँ, सब लोग प्रॉपर वे में सुन पा रहे हैं हमें कि नहीं, ये भी बता दीजिए। हाँ, आ गए मैम जी। हाँ, इस वाली लिंक को सभी तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को मालूम चल सके कि क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करें आप लोग। लीजिए पहला, एक सेकेंड, हमने ये क्वेश्चन दूसरे निकाल लिए हैं, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, बीच में टेक्निकल इशू हो गया तो वो दूसरी पीडीएफ खुल गई थी, ठीक है, अब सही है। लीजिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालक्रम का अनुपात बताना है। बताइए, कालक्रम पूछ लिया गया है आपसे कि कौन सा वंश पहले था, कौन सा फिर दूसरे नंबर पे आता है और फिर कौन सा, इस तरह से पूछा गया है। हाँ बताइए जल्दी से। हाँ, फर्स्ट का बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही दिया है। मैम क्या हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी ना, इसलिए हमने बीच में ही डिस्टर्ब हो गई थी क्लास और पीडीएफ वहां से चेंज हो गई थी। चलिए आ जाइए, तो पूछा है भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कार्यक्रम का अनुपात बताना है और बहुत अच्छे से आप लोग बता रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले मौर्य आएंगे, फिर शुंग आएंगे, फिर आपके कुषाण आएंगे, फिर गुप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर तो दिख ही रहा है भाई सामने। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पूछा गया है आपसे, एक सेकेंड इसको छोटा कर दें। लीजिए दूसरे का आंसर आपको बताना है। हाँ अब सही है। लीजिए बताना है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र जो है वो कहां से लिया गया है, बताओ जल्दी से। बना चक्र कहां से लिया गया है और वो चक्र क्या दर्शाता है, ये भी आप लोगों को बताना है, सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, किसी को पता है कहां पर है ये? अच्छा, ये तो दिया ही है आंसर में, चलिए ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित जो अशोकी स्तंभ है, श्रृंग शीर्ष,
उसी से इसको लिया गया है। ठीक है, अच्छा किसने इसको बनवाया था, मालूम है किसी को इसको किसने बनवाया था? और सारनाथ जो दिया है इसका पुराना नाम क्या है? सारनाथ को हम किस नाम से जानते हैं, बताओ जल्दी से। हाँ वेरी गुड, जो चक्र है वो प्रगतिशीलता को दर्शाता है। वेरी गुड, कितनी तीलियां है उसमें? 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां मतलब 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां क्या दर्शाती हैं? तो 24 घंटों को दर्शाती हैं। ठीक है, और सारनाथ का पुराना नाम पूछे तो क्या है नाम इसका पुराना? ऋषिपत्नम बोलते थे। ठीक है, या फिर मृगदाव दे दे कहीं तो याद रखना है। ठीक है, हाँ अशोक ने बनवाया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। अच्छा पता है किसी को इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? किसी को पता है कितने फीट ऊंचा है ये स्तंभ? बताइए जल्दी से। और ये सारनाथ पड़ता कहाँ है ये भी तो बताओ जल्दी से। सारनाथ किस किस जिले के अंतर्गत आता है ये बताओ जल्दी से। अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। देखिए ये 40 से 50 फीट ऊंचा है स्तंभ। ठीक है, याद रखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, इसमें कितने पशुओं को दिखाया गया है जल्दी से बताओ। हाँ, अपने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। उत्तर प्रदेश कोई जिला नहीं है बेटा, वाराणसी जिले के अंतर्गत आता है आपका सारनाथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। 24 तीलियां है, 40 से 50 फुट ऊंचा स्तंभ है, ये अशोक ने बनवाया है इसको। और क्या है? गतिशीलता को दर्शाता है ये चक्र। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्नम या मृगदाव है। और हमने क्या पूछा? हाँ, 4 पशुओं को दिखाया गया है। कौन कौन है वो जल्दी से छापो फटाफट से। हाँ, 4 4 पशु कौन कौन से हैं? देखिए आपको याद कराने के हम ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है भेल से। कैसे? भेल से याद रखना है। BHEL। बी से क्या हुआ? बुल। बुल का मतलब बैल हो गया। फिर आता है H, BHEL, बी से बुल हो गया। ई फिर H आता है, H से हॉर्स हो गया। हॉर्स का मतलब घोड़ा हो गया। ठीक है, BH हो गया। फिर आता है ई का मतलब एलिफेंट होता है। एलिफेंट माने हाथी होता है। ठीक है, फिर लास्ट में एल आता है। एल का मतलब लॉयन होता है और शेर होता है। इस तरह से आपके 4 होते हैं। ठीक है, याद हो गए यहाँ पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन आता है। पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे, बताओ। सभी लोग बताएंगे। वेरी गुड, थर्ड पे आइए। हाँ थर्ड पे आइए जल्दी से फटाफट से। पुष्यमित्र शुंग, इसका आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से स्कूली कलाकार जो है वो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? सभी लोग बताएंगे एक साथ आंसर। कौन से स्कूली कलाकार हैं जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? सभी लोग बताएंगे एक साथ। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, इसका जो आंसर है वो कौन से वंश के अंतर्गत विकसित होता है, बताओ जल्दी से। कौन से वंश के अंतर्गत मतलब विकसित होता है, बताओ जल्दी से। और गांधार जो कला शैली है इसमें कौन से रंग के पत्थर का यूज होता है, जल्दी बताओ। हम्म, बिल्कुल। देखिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा गांधार। ठीक है, अगर पूछा जाए यहाँ की जो मूर्ति शिल्प मिले हैं उनका समय क्या है, तो पहले से 4वीं शताब्दी के बीच का यहाँ में टाइम पीरियड मिलता है। क्लियर। और अगर पूछे यहाँ पर कौन से रंग का पत्थर मिला हुआ है, तो स्लेटी मतलब काला स्लेटी पत्थर मिला हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, कुषाण वंश से ये संबंधित भी है। बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग किया था, बताओ जल्दी से किसने, फटाफट से। धर्म और दर्शन अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए बताओ किसने किया था, अभिलेख किसने लिखवाए थे?
अशोक ने, ठीक है, किसने लिखवाए थे? अशोक ने। सबसे बड़ा अभिलेख इनका कौन सा है? 13वें नंबर का जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, याद रखना है। और इसी में जो आपका 261 ईस्वी में इनका कौन सा युद्ध था, क्या बोलते हैं, बहुत फेमस कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध की उसी में चर्चा है 13वें शिलालेख में, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ पाया गया है? बताओ। मौर्यों के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है 6 का। लकड़ी का बना है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ, तो ये होगा आपका आंसर क्या? ऑप्शन डी, बिहार में। नेक्स्ट है, अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? बताओ। और किसने किया था ये भी बताना है, ठीक है, किसने निर्माण किया था वो बताना है आपको, जल्दी से बताएंगे। सातवें का बताइए, सातवें का। बिल्कुल, बनाई किसने थी? माता, अरे माता सीता, चलो ठीक है, सीता जी को, श्री राम ने बनवाई है तो सीता जी को गई, चलो ठीक है। बनाया किसने था? हाँ वेरी गुड, राजा किसने बनवाया था? सॉरी, बनाया किसने था? मैंने बनाया था, ठीक है, याद रखना है, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट है, ये लिखा भी है इसमें। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाए गए हैं? बताओ, जल्दी से छाप दो। हाँ, मैंने सीता जी की बनवाई थी, ठीक है, चलो इसको बताओ। मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाए गए हैं? सभी लोग बताएंगे एक साथ फटाफट से। हाँ, चलिए बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आंसर की बात करेंगे तो ये तो आंसर आ गया है आप लोगों का, ऑप्शन बी होगा, लोमेश ऋषि की गुफा में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए ये लिखा भी है, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के आवास के लिए सम्राट अशोक और उनके पौत्र थे दशरथ, इन्होंने गया के निकट में बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये तथ्य जो है दोनों जगहों गुफा लेखों से ज्ञात होता है, खैर यही इसी के बारे में लिखा गया है, ठीक है, पढ़ लेना अगर पढ़ना हो। चलिए नेक्स्ट है, पूछा जाता है ना पहाड़ी, तो यही है आपकी जो सुंदर गुफाओं में सुदामा गुफा और लोमेश गुफा, ये दोनों ही मिलती हैं आपको, ठीक है, इसी पहाड़ियों पर, नागार्जुनी पहाड़ी पर। चलो 9वें का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बताना है दशावतार विष्णु के अवतरण का सही कालक्रम क्या है? बताओ। खैर इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर टफ बनाना चाहा तो पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये मतलब क्रम। चलिए हाँ, आंसर की बात करेंगे, हाँ नागार्जुनी की पहाड़ियों पर, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, मकुवन, मतलब माँ से मत्स्य हो जाएगा, कु से कुर्म हो जाएगा, वा से वराह हो जाएगा और ना से नरसिंह हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर अगर पूछता है क्रम तो यही वाला पूछता है, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह, मकुवन याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, सुल्तानगंज से प्राप्त है गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा, इसकी भाव भंगिमा कैसी है? बताओ। बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा पूछ ली है, ध्यान मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है, वितर्क मुद्रा में है, धर्म चक्र प्रवर्तन में है, बताओ जल्दी से फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, अभय मुद्रा में, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त जो गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा है, इसकी भाव भंगिमा कैसी है? तो ये अभय मुद्रा में है, ठीक है। और तांबे से निर्मित बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई 7 फुट है और मुखमंडल पर अत्यंत शांति व गंभीरता के भाव हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वरना हम छोड़ देते। वे शांत भाव में खड़े हुए हैं और दाहिना हाथ कैसा है? अभय मुद्रा में उठा हुआ है और यह प्रतिमा सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। और बर्मिंघम
संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां पर? बर्मिंघम संग्रहालय में सुरक्षित है। और इसका अगर टाइम पीरियड पूछ ले तो 400 ईस्वी माना गया है। समझ गए? आगे चलते हैं। अब देखिए, मथुरा संग्रहालय में ही उनकी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा भी रखी गई है और इसमें बुद्ध एक चौकी पर खड़े हैं। उनकी शांत मुख मुद्रा पर प्रसन्नता है, दयालुता है, आध्यात्मिक भावों का सम्मिश्रण है। ठीक है। और सारनाथ संग्रहालय में बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है उसमें सारनाथ की गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमाओं में धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की यह मूर्ति अत्यंत उत्कृष्ट मानी जाती है। ठीक है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। सारनाथ संग्रहालय में है जो खड़ी मुद्रा में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा कौन से पत्थर से बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे बताइए, बताएंगे सभी लोग? क्या होगा आंसर? किस चीज से बनी हुई है पूछा गया है उसमें। बिल्कुल आंसर की बात कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, चुनार बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जितने क्वेश्चंस हैं इनके जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिए। क्या दिया है इसमें? सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वो कौन से काल की है पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए गुप्त काल की है। और गुप्त काल की मूर्तियों का केंद्र कौन कौन सा था? एक मथुरा था और दूसरा सारनाथ था। ठीक है। और गुप्त काल में मथुरा शैली अपने चरमोत्कर्ष में थी। पूछा जाएगा गुप्त काल में कौन सी शैली अपने चरम अवस्था में थी तो आपकी मथुरा शैली हो जाएगी। और गुप्तकालीन मूर्तियां चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे पत्थर से या फिर कह दो बलुआ पत्थर से बनाई गई है। ठीक है। और भगवान बुद्ध की खड़ी और बैठी दोनों ही प्रकार की प्रतिमाएं यहाँ से प्राप्त हुई है। ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना, इसलिए पढ़ाए दे रहे हैं, नहीं तो हमने सब छुड़वा दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना है, बताइए। इसका आंसर करेंगे सभी लोग। 12th का करेंगे। गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव में है। अच्छा, कैलाश मंदिर किसको कहते हैं बताओ जल्दी से फटाफट से। 12th का क्या होगा? पूछा क्या गया है इसमें? एकाश में शैल उत्कीर्ण, मतलब एक ही पत्थर को काटकर किसको बनाया गया है ये पूछा गया है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया है। अच्छा, ये है कहां पर, किसी को मालूम है? कैलाश मंदिर जो है ये है कहां पर, बताओ जल्दी से। किसने बनवाया था इसको, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा में है। ठीक है। चलो देखो, इसकी लंबाई चौड़ाई पूछी जाती है, ये बस याद कर लो। लंबाई 14.2 फीट है, चौड़ाई 62 फीट है और ऊंचाई 100 फीट है। ये आपको मेनली इसको याद रखना है। और है कहां पर? महाराष्ट्र में है, ये याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बाकी अभी सब कुछ पढ़ेंगे ना, आगे पता चल जाएगा। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प जो है ये कौन से काल का है? सिंधु घाटी, मौर्य, कुषाण, गुप्त। सभी लोग बताएंगे आप लोग 30। परखम यक्ष किस काल का है? जितने फैक्ट पढ़ा रहे हैं सारे छपने वाले हैं, याद रखना। ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, 16 केव में है। चलो वेरी गुड, अभी बताएंगे वो सब कुछ। बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा, ये मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है। अब देखो इसमें जो फैक्ट दिए हैं ये बिल्कुल रटने वाले हैं और ये पूछे जाते हैं। देखो, परखम यक्ष नामक जो मूर्ति शिल्प है कौन से काल से? मौर्य काल से है। और ये किसमें संग्रहित है? बहुत इंपॉर्टेंट, मथुरा संग्रहालय में इसका संग्रह है। फिर दूसरा पॉइंट दिया है चामर धारणी जो है ये पटना के पास दीदारगंज से प्राप्त हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट जितने दिए हैं। ठीक है। क्या है इसका दूसरा? क्या है? चामर धारणी, ये पटना के पास में कहां से प्राप्त हुई है? दीदारगंज से, जो कहां संग्रहित है? पटना संग्रहालय में संग्रहित है। 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट लिखिए, यक्षिणी की जो मूर्ति है ये भोपाल के निकट बेसनगर से प्राप्त हुई। ये सब फैक्ट है, जितना अभी हमने केवल परखम यक्ष क्वेश्चन था, लेकिन यहां से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। समझिए क्या दिया है, यक्षिणी की मूर्ति कहां से मिली है हमें? भोपाल के निकट बेसनगर से मिली है और ये कहां रखी गई है? भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में रखी गई है। ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? अगर आप लोग बोले तो ये फैक्ट ना पढ़ाए हम, लेकिन हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ाई दे रहे हैं। फिर है त्रिमुख यक्ष प्रतिमा, ये वाराणसी के राजघाट से प्राप्त हुई है, जो अब भारत कला भवन वाराणसी में ही इसको रखा गया है। ठीक है, फिर क्या दिया है लास्ट में पॉइंट? लास्ट में दिया है यक्ष की मूर्ति है सोपारा, बहुत इंपॉर्टेंट, सुप्रिक बोलते हैं, सुप्रिक से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, और रखी कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में इसको रखा गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप पर कौन सी लिपि में संदेश खुदा हुआ है? बताओ। 14। हाँ, अगर आप लोगों को लगे ना तो आप बता देना, हम बंद कर देंगे। ठीक है। हाँ, किस लिपि में पूछा है? लिपि पूछ ली गई है सांची स्तूप की। बिल्कुल, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, और देखिए इसके जो फैक्ट दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। मौर्य शासक है, अशोक कालीन जो सांची स्तूप है, इस पर लिखा संदेश कौन सा है? ब्राह्मी लिपि में है, ये तो हमारा क्वेश्चन था। दूसरा देखिए, सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप का आकार कैसा है? ये अर्धवृत्ताकार है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा? सांची स्तूप। और निर्माण किसने करवाया है? अशोक ने करवाया है। सांची की एक शाल भंजिका यक्षी आकृति है, ये आंध्र सातवाहन काल की है। सब कुछ समझते जाना। मौर्य शासन में आपको लिपि मिल रही, ठीक है। हाँ, तो यहां तक हो गया। शाल भंजिका यक्षी की बात हुई तो ये आंध्र सातवाहन काल की है। आगे देखिए, जितने फैक्ट हैं बिल्कुल रटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दिया है सांची स्तूप को 1989 ईस्वी में, बहुत भयंकर तरीके से इसको स्टार लगा लो, 1989 में कहां पर? विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया था। कब? 1989 में। और शुंग काल में सांची स्तूप पर पाषाण वेटिका बनाई गई तथा चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार भी बनाए गए। मतलब ये जितना भी दिया है पूरा याद करना है आपको, कोई लाइन आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कन्हेरी की गुफा कहाँ स्थित है? बताएंगे। कन्हेरी गुफा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है क्या? बताओ जल्दी से। 15 का करेंगे सभी लोग। और यहाँ पर कितनी गुफाएं मिलती हैं? सभी लोग बताएंगे। किस धर्म से संबंधित है? सब कुछ बता दो जल्दी से। 15। हाँ हाँ, अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। ये भी याद रखना है। ठीक है, किसने बताया है? रागिनी वर्मा ने। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए इसको बताइए, कन्हेरी की गुफा कहाँ है इसमें? हाँ, इसको बताइए जल्दी से। हाँ, इसमें 100 से ज्यादा हमें गुफाएं मिलती हैं। ठीक है, और ये कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चले आगे। आगे चलते हैं। बहुत हाँ, आंसर की बात कर लें पहले। महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब इसके जो फैक्ट दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं नहीं मिलेंगे एक साथ। चलो पढ़ लो। क्या है? कन्हेरी गुफा कहाँ है? पहली बात महाराष्ट्र में है। कन्हेरी प्रांगण में 100 से अधिक हमें यहाँ गुफाएं मिलती हैं और कन्हेरी गुफा से ही अमोघ वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? कन्हेरी गुफा से ही अमोघ वर्ष फर्स्ट के शासनकाल का भी उल्लेख मिलता है और जिससे हमें मालूम चलता है कि राष्ट्रकूट शासकों ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी गुफा से हमें मिला है? ये कन्हेरी गुफा से। अब कन्हेरी गुफा धर्म पूछ ले कौन से धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंध, बौद्ध धर्म से। चलिए ठीक है। हाँ, फिर क्या है? कन्हेरी गुफा की संख्या दूसरी और 56 नंबर में क्या हमें मिला है? अवलोकितेश्वर की विशालकाय मूर्ति मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अवलोकितेश्वर की कन्हेरी गुफा में किस संख्या में हमें, किस गुफा संख्या में मूर्तियां मिली हैं हमें? तो क्या आपको पता चलेगा? तो याद रखना है दूसरे नंबर की और 56 नंबर की गुफा में मिली है। क्लियर हुआ? आगे फिर देगा कन्हेरी गुफा की संख्या 14 नंबर में 11 मुखों वाला अवलोकितेश्वर की मूर्ति दर्शनीय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो बिल्कुल से। 11 मुख का अवलोकितेश्वर कहां से मिला है? 14 नंबर में। ठीक है, और 2 और 56 में क्या मिला है? केवल अवलोकितेश्वर की बड़ी सी मूर्ति मिली है।
क्लियर हो गया? 11 14 याद कर लीजिए एक साथ, तो ऐसे ट्रिक बना के याद कर लीजिए आप। अब देखिए कन्हेरी की गुफा की ये भी पूछी जा सकती है कि इसका मतलब क्या है। ये दूसरी शताब्दी के युगल दंपतियों के शिल्प भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे नेक्स्ट है परखम यक्ष। अब किससे संबंधित है बताओ? अब बता लेंगे ना आप लोग, जितना अभी हमने ये रामायण पढ़ी है अब बन जाएगा आपसे। 16 बताओ फटाफट से। अरे परखम यक्ष कौन से काल से संबंधित है? ये वो क्वेश्चन है जो आपको घुमा के रख देंगे एग्जाम में। बताओ 16 पे आइए। देखिए आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? आपका मौर्य काल हो जाएगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये इंपॉर्टेंट है। वेसनगर कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में है। यहां से प्राप्त है क्या? एक यक्षी प्रतिमा प्राप्त है जिसका स्थानीय नाम हम क्या बोलते हैं? तेलीन बोलते हैं। ये पूछा जाता है, क्या बोलते हैं? तेलीन बोलते हैं। और इसका संग्रह कहाँ है? ये भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में रखा गया है। क्लियर? आगे चलते हैं। और ये दिया है प्राचीन वाराणसी के राजघाट स्थान से प्राप्त है त्रिमुख यक्षी मूर्ति। और ये कहाँ रखी गई है? भारत कला भवन वाराणसी में रखी है। अभी पीछे ही पढ़ चुके हैं। ठीक है अब देखिए त्रिमुख की बात हो गई वाराणसी में। अब दो मुही यक्ष मूर्ति कहाँ रखी गई है? ये आपकी पटना जिले से मिली हुई है हमें। ठीक है ग्वालियर में हमें क्या मिला है? मणिभद्र यक्ष की मूर्ति। ये सब यक्ष से संबंधित जो मूर्तियां मिल रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि कौन से। जैसे 3 मुख का पूछ लेगा तो बनारस में हो गया, 2 मुख का पूछ लेगा तो आपके पटना में हो गया, और मणिभद्र यक्ष पूछ लेगा तो कहाँ? अपने ग्वालियर में हो गया। ठीक है आगे चलते हैं। और ऐसे ही ये चामर धारणी पूछ ले तो कहाँ से मिली है? ये भी पटना के ही दीदारगंज से मिली है। ठीक है ये सारे याद रखने हैं आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट है, लीजिए बताना है भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का। अच्छा वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, बताओ। अभी पढ़ चुके हैं, बताइए सभी लोग क्या होगा? शाबाश वेरी गुड। समझ में तो आ रहा है ना? गला चिल्ला रहे हैं ना, सच में खांसी आ जाती है। हाँ बिल्कुल। आंसर की बात करें फटाफट से, क्या दे रहे हैं आप लोग? अच्छा ऑप्शन सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। मौर्य वंश हो जाएगा, शुंग वंश हो जाएगा, कुषाण वंश हो जाएगा, गुप्त वंश हो जाएगा। ठीक है बहुत बार पढ़े हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये टाइम पीरियड दिया है, पढ़ना हो पढ़ लीजिए। ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और किसको दर्शाया है? अभी अभी जस्ट पढ़ाया है हमने। BHEL। बी से बुल हो गया, एच से हॉर्स हो गया, ई से एलिफेंट हो गया, एल से लायन हो गया। तो इसमें कौन नहीं दिख रहा है हमें? एच नहीं दिख रहा है, मतलब घोड़ा नहीं दिख रहा है, बाकी सब हमें दिख रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसमें तो आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा ना? इसमें तो दोनों आंसर हो जाएंगे, ए और सी। वृषभ भी, वृषभ का मतलब बैल होता है ना, तो ऑप्शन सी भी होगा, ए भी होगा। ठीक है इसमें गलत दिया हुआ है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो। नेक्स्ट दिया है सारनाथ स्तंभ जो है, ये 4 सिंहों का बना हुआ है, ये तो देख चुके हैं। आगे है रामपुरवा स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर है? जिला चंपारण बिहार में है। और यहाँ पर वृषभ शीर्षक युक्त हमें बना हुआ है, मतलब ये। फिर है लौरिया नंदन स्तंभ, ये भी सिंह शीर्षक युक्त है, मतलब यहाँ भी हमें शेर दिखता है। क्या पूछा है? दर्शाया गया है पूछा है भाई। चलो ठीक है। ठीक है तो क्या है? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में भी हमें शेर, इनमें पूछ लिया जाता है कि किसमें हमें क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं। सारनाथ स्तंभ में 4 सिंह दिखाए गए हैं, रामपुरवा स्तंभ में बैल को दिखाया गया है, लौरिया नंदन स्तंभ में सिंह को दिखाया गया है, रुम्मन देई में क्या दिखाया गया है? अश्व को दिखाया गया है। फिर बसाड़ में बखीरा और कोल्हुआ स्तंभ दिखाया गया है, मतलब इन दोनों को कहा? बसाड़ में दिखाया गया है। ठीक है और संकिसा के स्तंभ में हमें
हाथी देखने को मिलता है। तो ये आपके प्रतीक है कि कहाँ के स्तंभ में कौन सा पशु दिखाया गया है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, एक दिन जितना मतलब लगेगा हमें कि सफिशिएंट है उतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, तो इनको बार बार पढ़ते रहना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से। अच्छा, पीडीएफ बनाते समय कट गया है? नहीं, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, 4 होते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, पूछा गया है मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाओं से क्या संबंधित है? उदयगिरी की गुफाएं पूछी हैं, कौन से धर्म से संबंधित है उदयगिरी की गुफाएं? जल्दी से छाप के बताओ, धर्म बताओ पहले, उससे आपका आंसर तुरंत पता चल जाएगा। जल्दी से बताएंगे, धर्म पूछा गया है, उदयगिरी से कौन सा धर्म संबंधित है, बताओ। बिल्कुल, शाबाश, गुप्तकाल आ गया बिल्कुल आंसर। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्तकाल। ठीक है, चलिए, तो ये उदयगिरी की गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं हैं, और गुप्तकालीन जो है ये विदिशा में स्थित उदयगिरी की गुफाएं जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, मतलब ब्राह्मण धर्म से। ठीक है, और प्रमुख रूप से विष्णु जी की मूर्तियां यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब देखिए उदयगिरी की गुफाएं जो है, सबसे प्रसिद्ध मूर्ति हमें मिली है उदयगिरी की गुफा से, वराह मूर्ति। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, उदयगिरी की गुफा से कौन सी मूर्ति मिली है? वराह मूर्ति, इसीलिए हम बोलते हैं विष्णु भगवान की मूर्ति यहाँ फेमस है। ठीक है, अब नोट क्या दिया गया है इसमें समझिए। देखिए नोट में दिया गया है उदयगिरी और खांडगिरी जो गुफाएं हैं ये मेनली जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और ये गुफाएं खारवेल शासक ने पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए विहार बनवा दिए थे। विहार मतलब रहने के स्थान बनवा दिए थे इन्होंने कटवाकर, और ये गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा के पास पड़ती हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? मतलब मेनली ये आपके ब्राह्मण से है, लेकिन ऑप्शन में अगर आपका जैन दिया है तो आपको पहले नंबर पे जैन ही टिक करना है, बाद में आप लोग ये सी नंबर लगाएंगे, मतलब आपका ब्राह्मण में। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहां से लिया गया है? बताओ जल्दी से। ये तो अभी अभी पढ़ चुके हैं भाई, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, ये वही चीज आ गया है फिर से। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसको पढ़ा दें फिर ऑफ कर देंगे। ठीक है, भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप? सिंपल क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से, हमें लगा बहुत हाई फाई है। सांची का अरे सांची का पूछा है, सांची का हम सोचे सारनाथ वाला पूछ रहा है। सांची कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश में है। कौन से जिले में है? रायसेन जिले में है। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट है 25 कर लेते हैं। ठीक है, बहुत कम हुए हैं क्वेश्चन। पूछा है सांची स्तूप के स्थापत्य को ऊपर से नीचे, बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल से याद रखना। इसकी हम ट्रिक बता दें आपको, भूलना नहीं है। अगर आप लोग भूल जाएं तो हम आपको बता दें, छांव। क्या याद रखना है? छांव, आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है। अब बताओ, सी से क्या होगा? छत्रावली होगा। एच से क्या होगा? हर्मिका हो जाएगा। ए से क्या होगा? अंड हो जाएगा। वी से क्या होगा? वेदिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये छांव करके याद रखना है, क्योंकि उसका क्रम यही पूछा जाता है दम से कि इसका क्रम क्या है। तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए ये दिया है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में ऊपर के छत्र और वेदिका को छोड़कर गुंबद की ऊंचाई 54 फुट है। पहले यहां समझिए, सांची स्तूप के ऊपर से जो नीचे का क्रम है वो छत्रावली है, ये हमने ऊपर बताया है। ठीक है, अब समझिए वर्तमान समय में ऊपर के जो छत्र हैं और वेदिका है, इसको छोड़कर गुंबद की ऊंचाई कितनी है? 54 फीट है। ठीक है, और जो गोल आधार का व्यास है यहाँ का वो 120 फीट है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और गुंबद के चारों ओर जो मतलब चबूतरा बना हुआ है ना, उसके चारों ओर आप लोग देखेंगे तो वो 16 फीट का है, जो प्रदक्षिणा पथ का काम करता है। अभी देखिए आगे आता है, आगे दे रहा है वेदिका के भीतर 7 फीट प्रदक्षिणा पथ पर शिलापट्ट बिछे हुए हैं। ठीक है, हर्मिका और त्रिपट सहित
छत्र यष्टि है। ये जो फैक्ट दिए है ना, इनको बिल्कुल से रट लेना जितने भी हैं। आज हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस यहीं तक, क्योंकि हमें पता है आज बहुत सारे फैक्ट हैं जो बिल्कुल रटने हैं आपको, ठीक है। हाँ, सारनाथ में लाइन शीर्ष, देखिए, हाँ आंसर होगा आपका क्या, किस चीज से बना है, ये चमकदार पत्थर से बना है, ठीक है। और ये जो सारनाथ में स्थित लाइन शीर्ष है ना, ये पता है किस चीज का प्रतीक है, जो महात्मा बुद्ध थे अपने, इनके जन्म का प्रतीक भी माना जाता है इसी को, ठीक है। चारों जो शीर्ष देखने को मिलते हैं ना, तो वहां पर इनके जन्म का प्रतीक भी माना जाता है, महाविनिष्क्रमण का भी प्रतीक माना जाता है। मतलब अगर महात्मा बुद्ध के जन्म से जितने भी पहलू जुड़े हुए हैं, सभी पहलुओं से ये जुड़ा हुआ माना जाता है, ठीक है। चलिए, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेद कितने हैं, बताओ जल्दी से, कितने वेद हैं और सबसे पुराना वेद कौन सा है ये भी बताना है, और चारों वेदों में जो जो चीजें वर्णित हैं वो भी बताना है साथ में, बताओ जल्दी से, सभी लोग करेंगे। 24, बहुत अच्छा, ठीक है। चार वेद हैं, चारों वेद कौन कौन से हैं, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, और तीसरा है अथर्ववेद, और चौथा कौन सा है, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, और एक कौन सा छूट गया, बताओ जल्दी से, एक वेद और छूट रहा है कोई, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद छूट रहा था। देखिए जो आपका, देखिए चार वेद है, ऋग्वेद है सबसे पुराना है, ठीक है। अथर्ववेद की बात की जाए सबसे नया है, और सबसे नया में यहाँ हमें जादू टोना देखने को मिलता है। सामवेद में संगीत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यजुर्वेद है, इसमें हमें कर्मकांड देखने को मिलता है, क्लियर हो गया। और जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कौन से राज्य में स्थित है, हाँ बताइए क्या होगा 25वें का। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, सभी लोग बताएंगे। सभी लोग करिए। नालंदा पूछ बिहार में है, ठीक है, ऑप्शन डी बिहार में है। आगे चलते हैं, का प्राचीनतम नाम क्या है बताइए। बताएंगे सभी लोग, चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है। 26 पे आइए। स्पीड क्यों है आपकी, स्पीड बढ़ाइए। चित्रकला का ही प्राचीन नाम क्या है, वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, शिल्प है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है, देवता, भगवान, योगी, महर्षि, बताइए। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है। और कल हमने आपकी क्या करवाया था, हमने आपको जो आपके चित्रकला में प्रथम है ना, वो टॉपिक हमने कल पढ़ाया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। उस एक वीडियो से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, कलाकार को पूछा गया है क्या कहा जाता है, बिल्कुल आंसर आ गया है, क्या कहते हैं हम इसको, योगी बोलते हैं, ठीक है। आगे, उदयगिरी की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं, बताओ, बौद्ध, हिंदू, ईसाई, जैन, क्या होगा। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, मैम जी नेटवर्क नहीं है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन बी हिंदू धर्म से है, ठीक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कहां पर है, बोध गया में है, वैशाली में है, लुम्बिनी में है, सारनाथ में है, बताइए। गौतम बुद्ध की जन्म स्थली पूछी गई है, तो ये आपकी कहाँ है, ये लुम्बिनी में है। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त होता है। वैशाली के कुंडग्राम से में किसका जन्म होता है, महावीर का जन्म होता है, क्लियर। सारनाथ में इनको क्या नाम है इनका, गौतम बुद्ध, इनको यहाँ पर क्या पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में, ठीक है। इसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, क्लियर हुआ। आगे पूछा गया है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन है, बताइए। पहले तीर्थंकर पूछा है और संस्थापक,
हाँ, तो देखिए इसकी बात करेंगे, क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋषभ देव। इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को आदि देव भी बोलते हैं या फिर आदिनाथ बोलते हैं। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, याद रखना है। और अगर महावीर महावीर की बात करें, वो 24वें तीर्थंकर थे। और उनका अगर बचपन का नाम पूछा जाता है तो ये जो ऑप्शन डी में दिया है वर्धमान, ये महावीर के बचपन का नाम था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गांधार कला किसके समय में पनपी है? शाक्त, मौर्य, कुषाण, सुंग। बताइए, गांधार कला का जब नाम आता है तो हमें क्या दिमाग में याद आता है? मथुरा। और मथुरा याद आता है तो हमें क्या आता है? कनिष्क। और कनिष्क कौन से वंश से है? तो ये आपके कुषाण वंश से है, ठीक है। और इनकी अगर मूर्तियों की बात करें, कौन सी मूर्तियां मिलती हैं? तो यहाँ हमें काले स्लेटी रंग की मूर्तियां मिलती हैं, ठीक है। सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। हाँ, नमस्ते नमस्ते मैम जी। हाँ ठीक है, सभी को नमस्ते। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा जा रहा है, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित बताओ। हाँ, सभी लोग करेंगे। कहाँ से मिलता है? और ये चित्रलक्षणम को किसने लिखा है? सभी लोग बताओ। चित्रलक्षणम किसकी रचना है ये बतानी है। अरे कामसूत्र में, वाह बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा चित्रलक्षणम में। और किसकी रचना है ये? नग्नजीत की है। बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? बताओ। टाइम पीरियड पूछा गया है 33। शाबाश, आंसर करो फटाफट से। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ शाबाश, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 3000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक का माना जाता है, ठीक है। आगे, कनिष्क की मूर्ति किस काल से पनपी है? बताओ, किस काल की बनी हुई है कनिष्क की मूर्ति? 34। 34। 34, भाग्यश्री, वेरी गुड। ऑप्शन डी दिया है, बिल्कुल सही है, कुषाण काल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? अब गलती नहीं करेगा कोई, बताओ जल्दी से, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? कहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय? तो ये आपके बिहार में है, ठीक है, पढ़ा हुआ है। ऑप्शन सी पे होगा। आगे, नेक्स्ट है, मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? बताओ, मगध राज्य की स्थापना किसने की थी? ये पूछा गया है आपसे। चलिए, ये कौन है? बिम्बिसार, इसने नींव डाली थी, ठीक है। पितृहंतक वंश बोलते हैं ना उनके वंश को। चलो आगे है, पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? निर्वाण का मतलब ज्ञान पूछा गया है। और महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। निर्वाण की बात हो रही है। खैर, यहां पर जो निर्माण लिया गया है ना वो, हाँ ये है तो गया, ठीक है, बोध गया में। हाँ चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है ना निर्वाण का, वो मृत्यु से लिया गया है, तो इसका कुशीनगर हो जाएगा। और अगर यहाँ बोध गया हो दिया होता तो आपका निर्वाण का अर्थ बोध गया से हो जाता। निर्वाण का देखिए दो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है ज्ञान, अगर ज्ञान की बात होती तो बोध गया हो जाता, लेकिन यहाँ जो अर्थ लिया है वो कुशीनगर मतलब मृत्यु से लिया गया है, ठीक है। आगे, नेक्स्ट है, मूर्ति कला की वह शैली कौन सी है जो ग्रीक प्लस रोमन कला से प्रभावित रही? बताओ। 38। हाँ, शिक्षा निर्माण। चलिए इसको बताइए 38। हाँ इसको बताइए 38 को। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, ग्रीक रोमन पूछा गया है, आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन सी, गांधार, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। वेदों की रचना कौन सी भाषा में हुई है? अब बताओ, हिंदी में हुई है क्या? फारसी में? कौन सी भाषा में हुई है बताओ जल्दी से। वेद किस में लिखे गए हैं बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल आंसर दिया है सही, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर।
भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताओ, किसके घर में दिया था? फटाफट से छाप के बताओ। जहां पर दिया है वहां पर किसका घर पड़ता है? फटाफट से बताओ जल्दी से। ए, ऑप्शन ए सारनाथ में दिया गया था, वाराणसी में। क्लियर? आगे, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? बताओ, हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, पाली। शाबाश, ऑप्शन सी होगा, ये संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है। पल्लव कला के अंतर्गत कौन से कला केंद्रों का विकास होता है? खजुराहो, एलोरा, महाबलीपुरम। बताओ, 42 किस चीज का होता है? बिल्कुल, हाँ, आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, महाबलीपुरम में। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आगे चलते हैं, यहीं से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, पूछा गया है खांडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? यूपी, एमपी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। कहां पर है ये खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं? बिल्कुल, आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, ये जैन धर्म से संबंधित है और शुंग काल में ये बनवाई गई थी। ठीक है, शुंग काल की है मेनली। ठीक है, उड़ीसा में। नेक्स्ट, अब मौर्य काल से क्वेश्चन है। पूछा गया है कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल कौन सा है? बताइए, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। क्या होगा आंसर? मौर्यकालीन स्तंभ, सॉरी, मौर्यकालीन स्तंभ और मूर्ति कला यहां से स्टार्ट हो गया आपका। अब बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक सेकेंड, ये तो इनमें से एक, अरे हाँ, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं इसने, वही तो हम कह रहे हैं, ये तो एक से ज्यादा है। बताइए, कुषाण काल में पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं जो कुषाण काल के हैं? बताइए। देखिए, ऑप्शन ए कंका टील, ये आपने पढ़ा होगा, मथुरा में है। ठीक है, फिर संघोल भी आपने पढ़ा है, फिर भरो तो आपका मध्य प्रदेश में आ जाता है, ये इस काल का नहीं है, और ये फिर ऑप्शन डी दिया है पेशावर। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, ए, सी और डी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से कौन सी गुफा का निर्माण करवाया था? बताओ, 45 का आंसर। हाँ, किसका? चलिए बताइए। देखिए, शाबाश, बिल्कुल। देखिए, ये जो है ना, आंसर बता दें पहले हम, गोपिका। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? गोपिका हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, इन नागार्जुनी पहाड़ी पर है ये। ठीक है, जो अशोक के पौत्र थे ये दशरथ, इन्होंने 3 पहाड़ियां, मतलब एक आपकी कौन सी गुफा है ये? नागार्जुनी पहाड़ी पर। ये आपके नागार्जुनी पहाड़ी पर तीन तीन गुफाएं मिलती हैं। पहली आ जाती है आपकी ये गोपिका है। ठीक है, पहली आ जाती है आपकी गोपिका हो जाती है, दूसरी है वाह्यक गुफा, दूसरी है वाह्यक गुफा, और तीसरी आ जाती है वडवित गुफा। मतलब 3 गुफाएं हैं, पहली है गोपिका, दूसरी है वाह्यक, और तीसरी है कौन सी आपकी? वडवित गुफा। ठीक है, इनका निर्माण जो किसने करवाया था? वो दशरथ ने करवाया था। ठीक है, याद रखना है। चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, देखा लिखा हुआ है, नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं, वाह्यक गुफा, गोपिका गुफा और वडवित गुफा। इनका निर्माण किसने? दशरथ ने करवाया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिया है, सोन भंडार गुफा है एक, उसके प्रवेश द्वार पर मेहराब बना हुआ है ना, जिस पर ओपदार पॉलिश है। ठीक है, और कन्हेरी की गुफा 2 और 56, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था आपको। अवलोकितेश्वर की विशालकाय मूर्ति मिलती है, और गुफा संख्या 14 जो है, इसमें 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिलती है। ठीक है, पढ़ा चुके हैं ये सब पिछली वाली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? बताओ, कितनी? कहाँ चले गए सब? बताइए जल्दी से इसका। चलिए, इसको करिए आंसर, क्या होगा? 46, सभी लोग करेंगे।
कितनी गुफाएं मिलती हैं, सॉरी कितनी गुफाओं पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है, ये पूछा गया है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 गुफाओं की नक्काशी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है 47 को, बताइए क्या होगा आपका। 47 का आंसर करेंगे। आप लोगों को हमें लगता है पढ़ना नहीं है ना। चलिए, कालक्रम के अनुसार लगाते हैं। ऑप्शन ए होगा लोमस ऋषि की, फिर है भजकाली और फिर है खांडगिरी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है परखम यक्ष, ये किस चीज से संबंधित है पूछा गया है। शुंग काल, गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल। सभी लोग बताएंगे किस काल से संबंधित है परखम यक्ष। तो याद रखना है, आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन सी, ये मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और डैश इसको दर्शाया गया है। बताइए किसको दर्शाया गया है। ये वही क्वेश्चन है, ये गलत है। ठीक है, ये इसमें घोड़ा भी हो जाएगा और वृषभ भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है। बताइए, सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं आपको, क्या होगा आंसर। हाँ बिल्कुल, तो ये महास्तूप कहाँ पर है आपको पता है ना, आपका मध्य प्रदेश में है। सांची बोला है ना, मध्य प्रदेश होगा। आगे बढ़ते हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें हमें कहाँ से मिली है, सभी लोग बताएंगे, सभी को करना है आंसर। हाँ बताइए क्या होगा 51 का। बिल्कुल, हाँ आंसर होगा क्या आपके मोहन जोदड़ों से मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर कौन से देश का प्रभाव मिलता है। बताइए सभी लोग क्या होगा, कौन से देश का प्रभाव मिलता है मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर। सब पढ़ा हुआ है, ऑप्शन सी, ईरान का प्रभाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर जो आकृतियां हैं वो किस चीज की हैं, बताओ जल्दी से फटाफट से, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। किस चीज की आकृतियां मिली हैं हमें, 53 पे आइए, 53 पे, हाँ 53 पे आइए। हाँ बिल्कुल, पशुओं की मिली है। ठीक है, पढ़ाए हुए हैं ना बार बार, ऑप्शन डी वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे। बताओ, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्कल प्रदेश, क्या होगा आंसर। आंसर की बात करेंगे, आपका हो जाएगा क्या, उत्कल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पे आते हैं। अशोक के कौन से बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बताएंगे सभी लोग। अशोक की बात हो रही है। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है तृतीय बौद्ध संगीति थी। ठीक है, पहली थी अजातशत्रु के टाइम पे, फिर दूसरी थी कालाशोक के टाइम पे, फिर तीसरी थी आपके अशोक के टाइम पे, और फिर थी कनिष्क के टाइम पे। ठीक है, और पहली कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, और तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी कुंडग्राम में हुई थी। ठीक है, इस तरह से आपकी चारों हुई थी। ठीक है, आगे। सम्राट अशोक की राजधानी कौन सी थी। बताइए सभी लोग, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। बताइए, अशोक की राजधानी पूछी गई है, बताइए। तो यही अपनी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे यहाँ पर बौद्ध संगीति भी हुई थी। आगे, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम जो सफलता मिली है वो जेम्स किसको मिली है, बताओ जल्दी से। हाँ, किसको मिली है, जेम्स प्रिंसिप को मिली है, और कब मिली है, 1837 में मिली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आज थोड़ा हमारे सिर में दर्द है, इसलिए आज डिटेल मत पढ़िए, बाद में पढ़ाएंगे फुल डिटेल। पूछा गया है, अशोक स्तंभ किससे बना हुआ है। चुनार सैंडस्टोन से, ब्लैक स्किट से, या फिर रेड सैंडस्टोन से, या ग्रेनाइट स्टोन से। बताइए सभी लोग क्या होगा, अशोक स्तंभ किससे बना हुआ है।
बार बार पढ़ाया हुआ है आपको। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, सांची और भरहुत स्तूप कौन से काल में बनते हैं? सभी लोग बताएंगे। हाँ, 59 पे आएंगे सभी लोग। सांची और भरहुत स्तूप जो है वो कौन से काल में बनते हैं? तो हमने बार बार पढ़ाया हुआ है। आपका मेन जो होगा आपका शुंग काल इसमें मेनली वर्क करता है। ठीक है, चलिए, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, आंसर करते रहिए आप लोग। पूछा गया है, अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिस पर मयूर की, ये बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसको याद कर लेना अच्छे से। हाँ, बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल, शाबाश। आंसर की बात करेंगे, आपका ये होगा ऑप्शन डी, नंदगढ़ में। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो किसके काल में बनवाई गई थी? कनिष्क, बौद्ध, यूनानी काल में, गुप्त काल में? 61 का बताइए। हाँ, बुद्ध की मूर्तियां सबसे ज्यादा जो बनी हुई थी वो कनिष्क के काल में बनी थी और स्लेटी पत्थर में बनी थी, काले स्लेटी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग बताइए, सबसे बड़ा स्तूप पूछा है तो ये क्या होगा? स्तूप सबसे बड़ा ये जावा का है और इसको अगर बात करेंगे तो इसको शैलेंद्र ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? अरे हाँ, संसार की सबसे पुरानी लिपि पूछी है, ब्राह्मी है, कुटिल है, बताइए कौन सी लिपि है जो सबसे पुरानी है? बहुत अच्छा, हाँ, जावा इंडोनेशिया में है। ठीक है, बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ पर लिखी गई जो लिपि है वो कौन सी है? बताओ, ब्राह्मी है, देवनागरी है, पाली है, संस्कृत है? अशोक के स्तंभ पर जो लिखी गई है वो कौन सी है? तो यही है अपनी सबसे पुरानी वाली, ब्राह्मी ही होगी। ठीक है, आगे, चैत्य को और क्या बोला जाता है? बताइए। देखिए, एक होता है चैत्य, एक होता है विहार। विहार होता है भिक्षुओं के रहने का स्थान, मतलब निवास, और अगर चैत्य की बात करें तो ये आपकी पूजा घर होता है। क्लियर, आगे, भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था? तो ये ऋषि पत्तनम आपके सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे, चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध है? अर्थशास्त्र के लिए, धनुर्विद्या के लिए, ज्योतिष के लिए, खगोल शास्त्र के लिए? तो देखिए चाणक्य, देखिए अर्थशास्त्र, पहले आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है वो दो टाइप से लिखी गई है, एक राजनीति के ऊपर लिखी गई है और एक पैसे रुपयों के ऊपर लिखी गई है। अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति पर चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, और जो पैसे रुपयों वाली है उसको लिखी है एडम स्मिथ ने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? अभी अभी हमने बताया, चैत्य जो होता था वो पूजा गृह होता था और जो बौद्ध भिक्षु था वो बिहार कहते थे उसको। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियां कौन से काल की बनी हुई है? आंध्र, गुप्त, फटाफट से बताएंगे, सिंधु घाटी, चंदेल? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। 69 पे आइए फटाफट से। हाँ, सभी लोग बताएंगे, शाबाश, वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र काल का बना हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर, सांची किस लिए जाना जाता है? बताइए, सांची काहे के लिए जाना जाता है? सांची अपने कहाँ, हाँ, सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल, तो किसके लिए? बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सॉरी, किस काल में लिखी गई है पूछा गया है, काल पूछ लिया है आपसे, और किसने लिखी है ये आप लोग बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, इंडिका किसने लिखी है? पहली बात मेगस्थनीज ने लिखी है। मेगस्थनीज किसके टाइम पे आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आता है। ठीक है, अब ये कौन से टाइम की है? ये मौर्य काल की है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है
कुशीनगर, इसका आधुनिक नाम क्या हो गया है? कुशीनगर को ही अब हम क्या बोलते हैं? नया नाम बताइए जल्दी से। कुशीनगर का नया नाम पूछ लिया गया है आपसे, सभी बताएंगे? शाबाश, वेरी गुड। इसको हम कसिया बोलते हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है कसिया बोलते हैं। क्लियर? आगे, शुंग स्कूल ऑफ आर्ट का ये मतलब कब बना है, बताओ जल्दी से। बताइए जल्दी से। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 184 से 172 ईसा पूर्व में। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, शाबाश। अच्छा, स्तूप किस चीज का प्रतीक है? समाधि का है, चैत्य का है, विहार का है, महापरिनिर्वाण का है? स्तूप का बताएंगे सभी लोग, किस चीज को बताते हैं? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। तो हमने बताया था स्तूप मृत्यु का प्रतीक होता है, ठीक है, तो समाधि का बोलेंगे। आगे चलते हैं, पूछा गया है सारनाथ स्तंभ पर कौन से पशु को नहीं दिखाया गया है? बताइए, कौन सा ऐसा पशु है जो यहाँ पर वर्णित नहीं है? हाँ, सभी लोग बताएंगे। देखिए, हमने आपको बताया था भेल करके, बी से बुल हो गया, एच से हॉर्स हो गया, ई से एलिफेंट हो गया, एल से लायन हो गया। लेकिन क्या काऊ हमने बताया है गाय? नहीं होगा, ठीक है, बाकी है। नेक्स्ट पे आते हैं, सांची स्तूप कहां पर है? बताओ जल्दी से। सांची स्तूप कहाँ है, ये पूछा गया है आपसे, अभी अभी पढ़ के हुए आए हैं, फटाफट से कर देंगे। सांची स्तूप कहाँ है? तो ये आपके क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये विदिशा के निकट है, आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट पे, सारनाथ पिलर जो था वो कब बनता है? बताना है आपको। सारनाथ पिलर का निर्माण काल कब हुआ है, ये बताना है आपको। सभी लोग बताएंगे एक साथ। सारनाथ पिलर की बात हो रही है, बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, इसकी ऊंचाई बतानी है। बताओ, कल ही हमने आपको पढ़ाया था, कितना है बताओ जल्दी से। अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, यहाँ हमें मयूर मिलता है देखने को, जल्दी से बताइए। चलिए, आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 9.7 मीटर जो है, और अगर फीट में बात करें तो 32 फीट होता है इसका। ठीक है, 32 फीट। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है सांची का स्तूप जो है आकार में कैसा है? बताओ, चौकोर है, अर्धवृत्ताकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, कैसा है ये? हाँ, तो मालूम है ना सभी को ये सांची का स्तूप कैसा है? तो ये आपका अर्धवृत्ताकार में बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, अब गुप्तकालीन मंदिर से क्वेश्चन आएंगे। पूछा जा रहा है आपसे, गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा कौन से संग्रहालय में रखी गई? सभी लोग बताएंगे एक साथ फटाफट से। और क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलना है। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको बताइए क्या है। हाँ, पूछा गया है कांस्य प्रतिमा कहाँ रखी गई है, सुल्तानगंज से जो प्राप्त प्रतिमा है वो कहाँ रखी गई है, ये पूछा गया है आपसे। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्मिंघम में रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, इनका मिलान करना है। चलिए मिलान करवाइए सभी लोग फटाफट से, सभी लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। सभी लोग बताइए फटाफट से। 44 कौन सा है? ठीक है, जौन सा भी क्वेश्चन हो देख लीजिए। देखिए मिलाते हैं। देखिए, गुप्त काल पूछा गया है, तो यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं? कला का सुनहरा काल बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन मतलब इरा बोलते हैं किसको? गुप्त काल को। ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण होता है, कला का भी। और शाहजहां का काल, शाहजहां का काल वास्तुकला ये दिया है, वास्तुकला के स्वर्ण काल के लिए फेमस है ये। बीबी दोषी जो है तो ये वास्तुकला से संबंधित है। और फिर राम किंकर वैद, ये कुत्ते के साथ संथाल महिला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान होगा।
वेरी गुड। आगे चलते हैं, मिला लीजिएगा अपना, ठीक है, जो सही हो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, छोड़ नहीं सकते हैं। गुप्त काल कला का स्वर्ण युग बोलते हैं। शाहजहां का जो काल है वो वास्तुकला का है, मतलब वास्तुकला का है। फिर बीबी दोषी ये वास्तुकार है। राम किंकर बैल कुत्ते के साथ महिला, ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो अन्य फैक्ट है इनको पढ़ लीजिए। शंकु चौधरी महात्मा गांधी बनाई है इन्होंने मूर्ति, किस चीज में, कांस्य में बनाई है, ठीक है। तैयब मेहता जो है इन्होंने ब्लू डायगोनल सीरीज बनाई है। और धीरेन्द्र देव वर्मन है, इन्होंने एट अ टेम्पल इन वॉली बनाई हुई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है गुप्तकाल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है, बताओ जल्दी से फटाफट से। 82 सभी लोग बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताइए। आप लोगों ने ये चित्र मतलब हर जगह देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। 82 बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है मगरमच्छ पर दर्शाई गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट दिए हुए हैं, आप लोग रोक कर वीडियो देख लेना। चलो आगे है, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं किस चीज से संबंधित है, बताओ। उदयगिरी गुफाएं पूछी गई हैं किस चीज से, हाँ वेरी गुड, ऐसे ही मगरमच्छ के ऊपर दिखाया गया है, ठीक है। इसको बताइए 83 उदयगिरी की गुफाएं किस काल से हैं। तो ये आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं, 5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्धा किससे संबंधित है, बताओ। ध्यान मग्न बुद्ध किससे संबंधित है, बताइए। हाँ तो आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था, काली घाट में, मध्य प्रदेश में, पटना में, महाराष्ट्र में। 85 बताइए जल्दी से, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह, तो ये आपका काली घाट में पाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा जा रहा है गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं, बताइए जल्दी से। सभी लोग बताइए। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट इसका विशेषता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, गुप्त काल की शोभायमान मूर्ति कला महावराह किस स्थान पर स्थित है। 87 पे आएंगे सभी लोग। जितने क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कोई ना कोई पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल महावराह पूछा गया है, तो ये कहां पर है, पता है ना सभी को, बिल्कुल उदयगिरी पर स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, लीजिए कौन सा सत्य है पूछा गया है, गुप्त शैली के लिए कौन सा कथन सत्य दिया गया है। 88 पे आइए फटाफट से। हाँ सभी लोग बताएंगे, वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन सी दे रहे हैं, वेरी गुड, ऑप्शन सी ही इसका सही होगा। गुप्त चित्रकला शैली में आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता मानी जाती है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ठीक है। आगे पूछा गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, बताओ जल्दी से। विष्णु धर्मोत्तर पुराण को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले कौन है, सभी लोग। हाँ आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन बी, स्टेला क्रैमरिस ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया है रामपुरवा बुल कैपिटल कहां पर स्थित है, बताओ। सभी लोग बताएंगे, रामपुरवा बुल कैपिटल, सभी लोग बताइए जल्दी से। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज जो है 1876 में की गई थी, ठीक है, किसने की थी, कार्लाइल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। चलिए जो बहुत पूछी जाती है, पहले इसको पढ़िए फिर उसको भी हम बताते हैं, ठीक है। हाँ 91 पे आइए, शाबाश, मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, होने दीजिए, एक टाइम ऐसा आएगा सब सही होगा। देखिए तो इसको मेघदूतम और रघुवंशम और भी काफी है, अभी हम बताएंगे, ठीक है। मेघदूतम हो गया, रघुवंशम हो गया और विक्रमोर्वशीयम हो गया, और भी काफी सारी है, अभी देखिए नीचे डिटेल में दिया हुआ है,
ये देखिए बहुत अच्छी, इन्होंने जो है ना 7 ग्रंथों की रचना की थी और 3 जो थे ना वो महानाटक थे, इनके 3 महानाटक थे, बाकी इनके ग्रंथ थे। अब देखिए रघुवंशम की है, कुमार संभवम की है, मेघदूतम ऋतु संहार की है और माल विकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये जो लास्ट 3 देख रहे हैं आप लोग, माल विकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों इनके महानाटक हैं, किनके? कालिदास के। ठीक है, बाकी जो आप लोग स्टार्टिंग के देख रहे हैं 4, ये आपके ग्रंथों में आते हैं। ठीक है, प्रथम 2 हैं आपके महाकाव्य लिखा भी है और तत्पश्चात जो 2 हैं वो खंड काव्य हैं और अंतिम 3 नाटक है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है अजंता का श्रेष्ठ कार्य किसके काल में हुआ है? बताइए जल्दी से। चालुक्य, वाकाटक, गुप्त काल, कुषाण काल। बहुत अच्छा अग्निवर्मा, बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ बताएंगे सभी लोग। और हाँ एक चीज और, जो रात में क्लास होती है ना आपकी वेस्टर्न आर्ट की, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आज आपका लास्ट डे है वेस्टर्न आर्ट का, मतलब कहा जाए तो वेस्टर्न आर्ट हमने आपकी पूरी करवा दी है। ठीक है, लेकिन उसमें जो कवर लगा है वो बीपीएससी के नाम से लगा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आप लोगों के लिए ही है वो। ठीक है, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, मतलब कहा जाए तो वो सभी एग्जाम्स को कवर करता है। ठीक है, तो आप लोगों को जाकर उसको पढ़ लेना है, या फिर हम एक काम करेंगे, एक हम अलग से क्लास बना देंगे। ठीक है, उसमें उस क्लास को फिर से दोबारा चलवा देंगे टीजीटी पीजीटी के नाम से। ठीक है, तो आप लोग वहां से रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, चलिए इसका पूछा गया है अजंता। जब अजंता की बात आती है तो कौन आते हैं? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म कहां से रिलेटेड है? गुप्त काल से, गुप्त काल से। ठीक है, अब देखिए इसकी डिटेल दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट क्या, ये सभी जानते हैं। ठीक है, इसको नहीं बताते हैं। चलिए पूछा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? हाँ बहुत अच्छा, गुप्त काल में वाकाटकों ने करवाया था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसको बताइए क्या होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता अभी जस्ट पढ़ा है, 3 महानाटक लिखे हैं। किसने? कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, और एक और कौन है? जल्दी से छाप दो, ऑप्शन ए हो जाएगा कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं कौन से काल से संबंध रखती हैं? बताइए सभी लोग। मैम आपकी थ्योरी कहां पर मिलेगी? आप प्लेलिस्ट खोलना, आप जब प्लेलिस्ट वाले सेशन पे जाएंगे ना तो आपको पूरी थ्योरी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पे जाएंगे ना तो मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर काल पूछ लिया गया है। अब आपको ये बताना है कि ये जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर है, मेनली किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, अरुणाचल प्रदेश में है। बताइए जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं हमने। अच्छा मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, वाह एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं। कहां पर है जल्दी से बताइए आप लोग। नेक्स्ट है उदयगिरी की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बताइए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। उड़ीसा में है, याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा में। चलिए इसको बताइए, उदयगिरी की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं? हमने बताया था आपको मेनली जैन धर्म से है, लेकिन जो आपके आर्ट में क्वेश्चन आता है वो केवल हिंदू धर्म को ही मान्यता देता है, इसलिए आपका जो आंसर होगा यहाँ पर हिंदू धर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैन धर्म माना है, मतलब ये दोनों ही धर्म से है। अब आपके एग्जाम में कौन सा आंसर मान ली जाए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है भारतीय कला का स्वर्ण युग किसके टाइम को कहते हैं? बताओ। भारतीय कला का स्वर्ण युग सभी लोग करेंगे 96 पे, सभी लोग करिए, सभी लोग फटाफट से। भारतीय कला का स्वर्ण युग पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, किसको कहते हैं? अपने गुप्त काल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मंदिरों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, इसलिए भारतीय कला का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा, उसने पूछ लिया कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं, तो पता है किसी को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? और वही दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि
मुगल काल में सबसे ज्यादा जो कला का स्वर्ण युग माना जाता है या फिर कला का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वो किसके टाइम पे हुआ है? तो आंसर क्या जाएगा? इन दोनों का आंसर छापिए जल्दी से। वेरी गुड। हाँ, शाहजहां के काल में जो है वो स्थापत्य सबसे ज्यादा अपनी चरम सीमा पे था। चलिए, इसका आंसर आ चुका है। अब दूसरा बताइए कि मुगल काल में जो कला का चरम सीमा पर जो सर्वोच्च काल था वो किसके टाइम पर था? ये बताइए, कला के लिए स्वर्ण काल किसको कहते हैं? हाँ, ये है क्वेश्चन। मुगल कला का विकास जहांगीर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रागनी वर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो जहांगीर के काल को कला का स्वर्ण काल कहते हैं और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोल दे तो किसको कहते हैं? शाहजहां को। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, अगर उसने बोल दिया कि बताइए मुगल कला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? किसके समय को कहते हैं? मुगल कला का स्वर्ण काल किसके टाइम पीरियड को कहते हैं? ऑप्शन दे, बताइए। शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बताइए। सभी लोग बताएंगे। मुगल कला का सॉरी हाँ, मुगल काल का स्वर्ण युग किसके टाइम को कहते हैं? शाहजहां के टाइम को कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है लौह स्तंभ कहां पर है? सभी लोग बताएंगे। लौह स्तंभ कहां पर है? सारनाथ में है क्या? इलाहाबाद में है? अजीमाबाद में है? नई दिल्ली में है? लौह स्तंभ, इसको किसने बनवाया था? मालूम है किसी को? इसको किसने बनवाया था? बताइए जल्दी से। और कौन सी? हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, न्यू दिल्ली में है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है नाम, हमें पता भी नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी होगा, ये नई दिल्ली में है। इसको किसने बनवाया था? विक्रमादित्य ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना है। और इसकी डिटेल क्या दी है इसको देख लेते हैं। देखिए, लौह स्तंभ जो है ये दिल्ली में है। किसके निकट है ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखना कुतुब मीनार के निकट में स्थित एक विशाल स्तंभ है। और पता है ये जो लौह स्तंभ है ना, मतलब इतना पुराना है, इसके बावजूद इसमें इतनी सी भी मूर्छा नहीं दिखेगा आपको। मतलब कि वो जो लग नहीं जाता है मूर्छा बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं दिखेगा एक भी। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो वही है, यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु कर्म की पराकाष्ठा है। ठीक है, और किसने बनवाया है? ये लिखा है राजकुमार, किसने? राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसको निर्माण करवाया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पूछा गया है और वंश भी पूछ लिया जाता है, किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, बताइए। वेरी गुड, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। वेरी गुड, चलिए इसको आइए बताइए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अब बताना है इसको किसने लिखा था, बताओ जल्दी से। किसके अंतर्गत नहीं आता है ये पूछा गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बिल्कुल ठीक है, देखो ये ये नहीं पूछा है इसने। ठीक है, इसमें चार हमें देखने को मिलते हैं, वैदिक, नागर, मिस्र, सत्य। ठीक है, इस तरह से चार चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन नहीं मिलता है हमें? ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्णिका नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा किसने लिखा है इसको, विष्णु धर्मोत्तर पुराण को? जल्दी से बताएंगे। पूछा गया है चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? सभी लोग बताएंगे। चित्र लक्षणम के रचयिता कौन है? फटाफट से छापेंगे आप लोग। चित्र लक्षणम के रचयिता पूछे गए हैं आपसे। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है राजा भयजीत। कौन है? राजा भयजीत। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सबसे पहला मंदिर कौन सा है? बताओ। जलगांव में है, भीतर गांव में है, मालेगांव में है, इनमें से कोई नहीं।
अब जब आप आंसर बताएंगे तो ये भी बताएंगे ये कहां पर है, जगह में भी। हाँ, सभी बताएंगे पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सबसे पहला मंदिर कौन सा है। बिल्कुल, कहाँ है ये? अच्छा, भीतरगांव कानपुर में है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर में है। ठीक है। अच्छा, ललितपुर में भी एक मंदिर है ना, कौन सा मंदिर है उधर पे? जल्दी से छापो फटाफट से। ललितपुर में जो मंदिर है उस मंदिर का नाम क्या है, जल्दी से बताओ। वो उसकी विशेषता क्या है ये भी बतानी है आपको। जो ललितपुर में मंदिर है उसकी क्या विशेषता है और उसका नाम क्या है, वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। बताइए, हाँ बताओ जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड। किस लिए फेमस है, किस चीज के लिए? वेरी गुड। किसने बनवाया है इसको? हाँ ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है आपका, ललितपुर में है। अच्छा, किस चीज के लिए फेमस है, मालूम है किसी को? चलो आगे चलते हैं, बता दिया है आप लोगों ने। चलिए, पूछा गया है भारतीय कला का स्वर्ण युग कहते हैं, बताइए। वही क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। ठीक है, आंसर हुआ क्या? गुप्त युग को बोलते हैं। ठीक है, पूछा गया है भारतीय कला का स्वर्ण युग हम किसे कहते हैं, बताओ। वही क्वेश्चन होंगे आपके, बस घुमाएगा, घूमना नहीं है, आंसर वही होगा। हाँ हाँ हाँ, विष्णु जी को समर्पित है। चलिए ठीक है, इसको आइए, बिल्कुल गुप्त युग वही होगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया है, बताइए। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? गुप्त, मौर्य, ब्रिटिश, शुंग, बताएंगे सभी लोग। 403, 103 सॉरी। हाँ, यही है अपना आंसर, देख लिया है पहले से, ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त काल से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल फिर नेक्स्ट उठाएंगे। ठीक है, पूछा गया है भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन कितना रिपीट हो सकता है, बताइए क्या होगा, सभी लोग करेंगे। हाँ चलिए, बिल्कुल आंसर आ रहा है, यही है अपना गुप्त काल। ठीक है, ये टीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। पूछा गया है गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? मूर्तिकला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला, काष्ठ कला। 105, 105 पे आइए। गुप्त काल की बता चुके हैं भाई, यही है अपना, मंदिरों का सबसे ज्यादा निर्माण होता है यही। ठीक है, आगे। आलेखन कला का बहुलता से जो प्रयोग मिला है वो कहाँ मिला है? पाल शैली में, चोल शैली में, बताइए। आलेखन कला पूछा गया है आपका। हाँ, सभी लोग बताएंगे आलेखन कला, बिल्कुल। आंसर की बात करेंगे, यही आपकी गुप्त शैली में मिला हुआ है। ठीक, आगे पूछ लिया है देवगढ़ का जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के कहाँ है, बताओ जल्दी से। 107 पे आएंगे सभी लोग। वंश भी पूछा जाता है इसका, ठीक है, याद रखना है वंश। हाँ ठीक है, ललितपुर तो बता दिया है आपने, वंश भी पूछ लेता है, किस वंश से संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, बताओ जल्दी से, और किसने इसको स्थापित किया था ये भी बताना है। ठीक है, सॉरी लिंगराज मंदिर नहीं, हाँ इसकी केवल स्थिति बता दीजिए, इसकी केवल स्थिति बता दीजिए, बनवाया किसने इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल। हाँ चलिए, लिंग ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, या उत्कल दे देगा लिख के, तब भी आपका वही होगा। पूछा गया है सारनाथ का जो धमेक स्तूप है उसके निर्माणकर्ता कौन है, बताइए। 109, धमेक स्तूप को निर्माण करने वाले शासक पूछे गए हैं। हाँ हाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, केसरी ने बनवाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसको बताइए। 109 पे
हाँ, ये याति राजा केसरी ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसको बताइए। हाँ, धामेक स्तूप पूछा गया है और ये गुप्त वंश ने बनवाया है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। आयरन पिलर कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ चुके हैं। वहां हमने हिंदी में पढ़ लिया था और यहाँ इंग्लिश में लिख के आ गया है। वही है आपका लौह स्तंभ, चंद्रगुप्त ने जो बनवाया था। ठीक है, हाँ, चलिए आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है ये कब बनना शुरू हुआ था, बताओ। याद रखना है, ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, ये विष्णु भगवान के लिए है। ठीक है, अब पूछा गया है कब बनना शुरू हुआ था, सभी बताएंगे 111 का। हाँ, वेरी गुड। हाँ, 5वीं शताब्दी में। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया है, 5वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट है पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर पर मतलब किस स्थान पर बनवाए थे, कांची, एहोल, महाबलीपुरम, चेन्नई, कहां पर बनवाए थे पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर, रथ वाले मंदिर पूछे हैं, बताओ। ऑप्शन ए बताए कांची में, अच्छा कांची में बनवाए हैं, हाँ महाबलीपुरम में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, महाबलीपुरम में बनवाए हैं। ठीक है, मद्रास के पास में। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है, बताओ जल्दी से। सित्तनवासल, सिगरिया, जोगीमारा, खजुराहो, 113। कंदरिया महादेव मंदिर 113 पे आइए। तो क्या होगा, ये कहाँ है कंदरिया महादेव का, ये है अपने खजुराहो में। ठीक है, और खजुराहो के जो मंदिर बनवाए हैं वो किसने, चंदेल शासकों ने। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है, मूर्ति कला है, मंदिरों का निर्माण है, चित्रकला है, काष्ठ कला है। 114वें पे आइए फटाफट से। हाँ, सभी बताएंगे गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है, 114 पे आएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, शाबाश। आंसर की बात करेंगे, क्या है, वही है, पढ़ चुके हैं, मंदिरों का निर्माण है। ठीक है, ये सब टीजीटी के क्वेश्चन है इसलिए आपको आसान लग रहे हैं, आप लोग सब पढ़ चुके हैं। पूछा गया है फिर वही क्वेश्चन है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, बताओ। जैन दे दे या हिंदू, दोनों ही होगा। ठीक है, अब ये एग्जामिनर के ऊपर है, देखो यहाँ हिंदू दे दिया है, पीछे जैन धर्म दे दिया था। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो आज हम जो हमारा चैप्टर है ना वो यहीं तक होता है। ठीक है, इसमें केवल 115 क्वेश्चन ही थे जो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा कोई वो होगा गुफाओं की चित्रकला। हाँ, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना वो नेक्स्ट चैप्टर होगा गुफाओं की चित्रकला। अब कल से आपकी गुफाएं स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको गुफाओं का टेस्ट देना है कल से। ठीक है, हर क्वेश्चन एकदम रामबाण होगा। ठीक है, आज हमें इसलिए नहीं लगाया है एक्स्ट्रा ये वाले, मतलब गुफाएं स्टार्ट करनी थी इसलिए आज हमने एक्स्ट्रा नहीं लगाई है, क्योंकि ये नए सिरे से ही स्टार्ट की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो गुफाएं है ना वो एक अहम रोल निभाती हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके इन्हीं गुफाओं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इनको कल से ही स्टार्ट करेंगे। हम सोच रहे थे कि आज से ही करें, लेकिन ये था कि अगर आज से कर देंगे तो पूरा मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो कल से ही इसको स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक चीज और, जो आपकी क्लास चलती है ना रात में 8 बजे, उसको जरूर देखना है। क्यों देखना है, जो आपके ये वेस्टर्न आर्ट चलती है ना 8 बजे, उसको जरूर देख लेना। जो टीजीटी वाले बच्चे हैं और पीजीटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए रामबाण है। बाद में मत बोलना कि मैम आपने वेस्टर्न नहीं करवाया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमें पता है कहाँ से आना है। और वही सीरीज, ज्यादा वीडियो नहीं है उसमें, लगभग 11-12, मात्र 12 वीडियो है। 12 वीडियो से ही आपका वेस्टर्न फंस जाना है। ठीक है, आप लोग फालतू थ्योरी के चक्कर में ना रहो कि हम इतनी थ्योरी पढ़ लें, पूरा रामायण पढ़ लें, महाभारत पढ़ लें, इतने से हमारा फंस जाएगा। वो सब पढ़ना अलग बात है, पढ़ लेना, उसको भी पढ़ लेना, लेकिन जो क्वेश्चंस हमने करवाए हैं वेस्टर्न में उनको जरूर पढ़ लेना, उनको मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो सीधे आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, हालांकि हम उसको बार बार रिवाइज करवाते रहेंगे आपके सामने, ताकि रिवीजन होता रहे टाइम टू टाइम। ठीक है,
मैम क्विज नहीं हो रहा है। मैम रिवीजन अच्छे से हो रहा है, हाँ इतने बार पढ़ा देंगे हर चीज को कि बिल्कुल रट जाएगा आप लोगों को। जी मैम नाइस क्लास। मैम क्विज नहीं हो रहा है, परेशान मत होइए, क्विज हम करवा देंगे रात में, ठीक है 10 बजे होता है। इस टाइम पर रवि सर पता नहीं क्या हो गया है, वो करवाते ही नहीं है, ठीक है। और कल से फुल टेस्ट होना है आपका, कौन सा, गुफाओं की चित्रकला से, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में बढ़िया मजेदार तरीके से आना है सभी को, और मतलब इसको बिल्कुल ऐसे देना है जैसे आपका फुल टेस्ट हो रहा है। अगर गुफाओं से क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे एग्जाम में, ठीक है। बस वही आपका कल हम फुल टेस्ट लेंगे गुफाओं की चित्रकला से, इसलिए पढ़ के आना, ठीक है। पहले से टॉपिक बता दिया है आपको। मैम आपके पढ़ाने की शैली बहुत बहुत अच्छी है। मैम कुछ मौखिक ही पूछ लीजिए इसी से। अच्छा मौखिक पूछ ले। अच्छा बताओ बाघ की गुफाएं कहाँ हैं और कौन सी नदी के किनारे हैं और कौन से जनपद में है, बताइए जल्दी से। इसकी खोज किसने की थी, बताइए जल्दी से फटाफट से। बाघ के बारे में छाप दो सभी लोग फटाफट से, चलो पूछते हैं आज हम क्वेश्चन। अच्छा मध्य प्रदेश में है, चलिए एक क्वेश्चन आ गया है, मध्य प्रदेश में है बाघ की गुफाएं, चलो ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला में है ये भी बताओ। हाँ धार जिले में है, एक और आ गया आंसर। हाँ बाघनी नदी के किनारे है, ठीक है। डेंजर फील्ड ने इसकी 1818 में खोज की थी, वेरी गुड। पहाड़ी का नाम बताओ जल्दी से, कौन सी पर्वत श्रेणी में है, कौन सी नदी के तट पर है। ये बागनी नदी, ठीक है। बागनी नदी तो बता दिया आपने, लेकिन आपको बताना है बागनी नदी जो है वो मेन किस नदी की सहायक नदी है, बताओ। हाँ विंध्याचल पर्वत में है, वेरी गुड। नदी का नाम बताओ जल्दी से। हाँ नर्मदा नदी की सहायक है, चलो वेरी गुड बहुत अच्छा। अच्छा इसका अन्य नाम बताओ, जो आपकी बाघ की गुफा है इसी को अन्य किस नाम से जानते हैं, जल्दी से छापो फटाफट से, फटाफट से बताएंगे आप लोग। सभी लोग बताएंगे। चलिए अच्छा कलियन है, वेरी गुड। कलियन है, और इसी को हम पंच पांडु भी बोलते हैं, याद रखना है। पंच पांडव की गुफा भी इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। चलिए अच्छा बताओ इसका जो विस्तृत प्रकाशन किया था वो किसने किया था, बाघ की गुफाओं का विस्तृत प्रकाशन करने वाले कौन है, जल्दी से नाम बताएंगे। इसका जो विस्तृत परिचय दिया था हमको, हाँ बताइए जल्दी से फटाफट से। पंच पांडु, वेरी गुड, चलो। हाँ 9 गुफाएं हैं बाघ में, ठीक है, वेरी गुड बहुत अच्छा, याद दिलाया। इसका जो विस्तृत प्रकाशन दिया था ना वो डॉक्टर इम्फे ने दिया था, किसने, डॉक्टर इम्फे ने दिया था, ठीक है। कल जब पढ़ाएंगे ना बिल्कुल दमदार तरीके से, मजा आएगा, ठीक है। हाँ ठीक। हंटर यहाँ कहाँ से आ गए भाई, हंटर तो वहां पे थे पीछे पांडव की गुफा में, हाँ वो वहां दूसरी जगह थे वो थी, ठीक है। हाँ वेरी गुड। हाँ एक को रंग महल बोलते हैं, वेरी गुड बहुत अच्छा, चलो। अच्छा बाघ गुफा के पास में एक प्राचीन मंदिर भी मिलता है, उस मंदिर का नाम पता है किसी को, बताओ जल्दी से। हाँ हंटर जो है वो पंचमढ़ी में है, हंटर और एक और थे, क्या नाम था उनका, नाम नहीं आता रहा। वेरी गुड बहुत अच्छा। देखिए बाघेश्वरी देवी का मंदिर जो है वो बाघ गुफा के पास में है, ठीक है। जब कल पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। वेरी हेल्पफुल क्लास मैम, थैंक यू, यू आर गुड टीचर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ डीएच गार्डन थे, ठीक है। इन्होंने कब 36 में किया था कि 34 में, जल्दी से छाप के बताओ। हंटर ने कब की थी और डीएच गार्डन ने कब की थी खोज, पंचमढ़ी की, छापो जल्दी से। अब बात आई है तो यहीं पे हो जाए सब, बताओ जल्दी से। गार्डन ने कब की थी और हंटर ने कब की थी खोज, जल्दी से बताएंगे।
बताइए जल्दी से। हंटर ने 32 में की थी, गार्डन ने 36 में की थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। कल बिल्कुल अच्छे से जुड़ना है, और कल क्या चलना है आपका, गुफाओं वाला टॉपिक है आपका। ठीक है, चलिए तो एक बार दिल उड़ा दीजिए जल्दी से, और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, पसंद आ रही हो तो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, चलिए ऑफ करते हैं। ठीक है।